टॉपिक है ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल टॉपिक क्यों है, तो बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये टॉपिक लिया है। उसमें एक टॉपिक मेंशन किया गया है ट्रेड साइकिल, जिसमें सिलेबस दिया गया है कि आपको बताना है कि ट्रेड साइकिल का मीनिंग क्या है एंड उसके फेसेस क्या हैं। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि हमारा जो ट्रेड साइकिल है उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है एंड उसके कौन कौन से डिफरेंट फेसेस हैं। आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो ट्रेड साइकिल है, तो आप सबको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि इसको हम लोग बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल्स के नेम से जानते हैं। तो अगर कोई अनदर नेम आ जाए एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वो बिजनेस साइकिल लिख रहा है तो दैट मीन वो ट्रेड साइकिल की ही बात कर रहा है, अगर वो इकोनॉमिक साइकिल्स लिख रहा है तो भी वो ट्रेड साइकिल की ही बात कर रहा है। तो ये तीनों नेम एक ही हैं। तो नेम के बाद अब हम लोग इसके मीनिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ट्रेड साइकिल क्या होता है। नॉर्मली आप किसी से भी पूछेंगे तो उसके लिए ट्रेड का अलग मीनिंग होगा एंड साइकिल का अलग मीनिंग होगा, लेकिन हम लोग कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रेड साइकिल का मतलब क्या है, वो सारी फ्लक्चुएशंस जो कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हो रही हैं। तो स्पेशली इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, इसमें हमारा एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, इनकम है, प्राइजेस है, प्रॉफिट्स हैं, और इनके अलावा बहुत सी ऐसी टर्म्स हैं जो हमारी इकोनॉमी में यूज़ होती हैं, हमारे कॉमर्स में, हमारे बिजनेस फील्ड में यूज़ होती हैं। तो उन सारी टर्म्स को हम लोग एक वर्ड में अगर कहें तो वो हमारी है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें जितनी भी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, हमारा ट्रेड साइकिल कह रहे हैं। ठीक है, अलग अलग जो इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया हुआ है, सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। तो यहाँ पे मैंने एक केन्स हैं, हमारे इकोनॉमिक्स हैं, उनके व्यूज़ आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं ताकि आपको समझ आए कि वो ट्रेड साइकिल को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू केन्स, अ ट्रेड साइकिल इज composed ऑफ पीरियड्स ऑफ गुड ट्रेड एंड बैड ट्रेड। तो अभी मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ इसलिए ताकि आपको मैं इजीली समझा सकूँ कि जो ट्रेड साइकिल है उसको उसने अलग अलग पीरियड्स में रहते हुए गुड ट्रेड के कैरेक्टरिस्टिक्स की फॉर्म में एंड बैड ट्रेड की कैरेक्टरिस्टिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है कि विद द टाइम ऑफ अल्ट्रेशन, कि अलग अलग टाइम पीरियड्स के रहते हुए कि गुड ट्रेड जिसमें क्या रहता है कि जो प्राइजेस हैं वो राइज हो जाते हैं एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज रहती है। तो वहाँ पे उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, एंड जो हमारा बैड ट्रेड है उसमें कौन से करेक्टरिस्टिक्स रहते हैं कि जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी डाउन हो जाते हैं एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। तो इस सब को जब आप कंपोज करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या है, आपका ट्रेड साइकिल है। ठीक है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे वो शो आउट करता है, वो सब उसके फेसेस में है। तो हम जब फेसेस करेंगे तो आपको क्लियर करेंगे कि ये जो गुड ट्रेड है वो क्या है, जो बैड ट्रेड है वो क्या है, ये राइज प्राइस कैसे हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट लो कैसे होगी, हाई कैसे होगी। तो उस सब की बात हम थोड़े से टाइम के बाद करेंगे। तो पहले हम इसके टाइप्स देख लेते हैं कि जो ट्रेड साइकिल है। अभी आप माइंड में यही इमेजिनेशन लेकर चलिए कि एक साइकिल है जो बार बार रोटेट हो रही है। जो कंडीशन पहले आई थी कुछ टाइम के बाद वही कंडीशन दोबारा से रिपीट होके आ रही है। तो वो कुछ टाइम कितना कितना है, तो उसको बेसिकली जो हमारे शम्पीटर हैं उन्होंने 3 टाइप्स में डिवाइड करके समझाने की कोशिश की रही है, कि जिसमें वो बोल रहे हैं कि अगर कोई आपका ट्रेड साइकिल है जो एज इट इज रिपीट हो रहा है आफ्टर 8 to 12 ईयर्स, देन उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप मेजर साइकिल्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि 1921 से लेके 1932 तक जो हमारी सिचुएशन चली है उसको रिप्रेजेंट करना है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप मेजर साइकिल्स बोलेंगे। तो सम टाइम क्या होता है, जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाती है। तो अगर वो टाइम ड्यूरेशन आपकी 2 to 5 ईयर्स रहती है, मतलब जो सिचुएशन आपकी 2 साल पहले थी सेम एज 2 साल के बाद रिपीट हो रही है, या हो सकता है कि 5 साल तक रही 5 साल के बाद रिपीट हुई। तो अगर वो 2 से लेके 5 साल के बीच बीच में रहती है देन उसको आप क्या कहेंगे, माइनर साइकिल्स के नाम से कहेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ इकोनॉमिक्स के नेम भी दिए हुए हैं ताकि आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए
तो आप इजीली इसको हैंडल कर पाए, क्योंकि जो मेजर सर्कल्स होते हैं उसको हम लोग जूगलर सर्कल्स के नेम से भी जानते हैं। ये हमारे जो फ्रेंच के इकोनॉमिक्स थे उनके नेम पर इसका नेम रखा गया है। इन्होंने ही हमें फर्स्ट टाइम बताया था कि जो मेजर साइकिल्स हैं उनका टाइम पीरियड कितना रहता है, उन्होंने प्रॉपरली इसको डिस्क्राइब किया था। और जो हमारी किचन सर्कल्स हैं उनको हम लोग माइनर सर्कल्स के नेम से भी जानते हैं। एंड उन्होंने ये बताया था कि अगर हमारे जो माइनर सर्कल्स हैं उनको हम लोग इंक्लूड करके या ज्वाइन करके हम लोग मेजर सर्कल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद जो है ये काफ़ी डेंजरस वाले रहते हैं एंड वेरी लॉन्ग सर्कल्स हैं जो हमारे कॉन्ड्रा ट्रिप ने दिए थे, और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन उन्होंने बताई थी वो 50 ईयर्स टू 60 ईयर्स के बीच में बताई थी। मतलब सेम जो हमारी कंडीशन है वो आफ्टर 50 टू 60 ईयर्स के बाद दोबारा से रिपीट होके आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने टाइम बताई थी ट्रेड साइकिल्स की कि कितनी कितनी टाइम ड्यूरेशन को आप किस सर्कल के नेम से जानेंगे। तो अभी हम इसके टाइप्स के अकॉर्डिंग ही बात कर लेते हैं कि इसके फेसेस कौन कौन से रहने वाले हैं। तो इसके फेसेस में अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन से नहीं बताऊंगी, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मेनली इसके जो फेसेस हैं वो चार रहते हैं, चार फेसेस रहते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, हम लोग डिप्रेशन के नेम से बुलाते हैं, रिकवरी इसमें होती है, हमारी प्रोस्पेरिटी रहती है, हमारी रिसेशन रहती है। तो अब ये क्या होती है, क्या टर्म्स होती हैं, इसमें एक और है जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट क्या रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो आप लोग समझ गए होंगे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसी भी इकोनॉमी में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ पे हमने जैसा कि केन्स ने अपनी डेफिनेशन में भी बोला था कि हम पीरियड्स डिफरेंट पीरियड्स में देखते हैं। पीरियड्स का मतलब होता है ईयर्स में, जैसे कि टाइप्स में भी हमने देखा था कि कितना टाइप है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बता देते हैं कि ट्रेड साइकिल माइनर है, मेजर है या वेरी लॉन्ग वाला है। तो यहाँ पर उसने नंबर ऑफ ईयर्स में देखा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रह रही है। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में आपको दिखाई देगा कि पहले रिकवरी हो रही है, ठीक है, फिर उसके बाद बूम हो रहा है, फिर रिसेशन हो रहा है, फिर डिप्रेशन हो रहा है, फिर रिकवरी हो रही है। तो भाई ये है क्या, ये कैसे ऐसे हो रहा है कि डायग्राम ने एक फुल एम्प्लॉयमेंट की लाइन गई हुई है कि ये जो लाइन है हमारी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर इस पर हम लोग खड़े हैं तो दैट मीन फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन अपनी इच्छा से काम करने के लिए विलिंग है एंड उसको वही काम मिल रहा है जो वो करना चाहता है, और जितने में वो करना चाहता है, जितना भी उसको कंसिडरेशन चाहिए उतना उसको मिल रहा है, देन सारे के सारे जो वर्कर्स हैं या जो भी पर्सन्स हैं वो सारे के सारे जब काम पर लगे हुए हैं, कोई भी है जो फ्री नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उसको हम लोग कौन सी कंडीशन बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इन सब पॉइंट्स की जो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ये रिकवरी है, ये बूम है। अगर मैं नॉर्मली समझाने की कोशिश करूँ तो इतना तो आपको समझ आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे हम फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ कमी है, तो धीरे धीरे हम इसको कवर कर रहे हैं, फिर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये पीक पॉइंट आ जाता है कि सबसे ऊपर पहुंच गए भाई हम लोग। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, फिर हम लोग डाउन जा रहे हैं, डाउन जाने को उसने बोल दिया रिसेशन हो रहा है, ठीक है। फिर हम दोबारा से जो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट है उससे और नीचे चले गए, तो और नीचे गए तो उसको उसने डिप्रेशन का नेम दे दिया है। फिर नीचे चले गए, फिर धीरे धीरे हमने क्या कर दिया, रिकवरी स्टार्ट कर दी। भी नीचे भी कब तक जाएंगे, कितना हम लोग डाउन अर्थ होएंगे, नेगेटिव होएंगे, तो पॉजिटिव तो होना ही है। देन उसके बाद फिर से हमने रिकवरी करी फिर से। तो कहीं ना कहीं आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक बारी सर्कल जो बना वो दोबारा से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो बार बार यही चीज चल रही है, तो इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने ट्रेड साइकिल बोला है। तो अब ये क्या चीज है, ये रिकवरी किस चीज की हो रही है, ये बूम क्या चीज है, ये रिसेशन क्या चीज है, तो इसके बारे में हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले आपको अपने माइंड में एक स्टोरी क्रिएट करनी है। तो स्टोरी क्या क्रिएट करनी है कि आप एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं एंड आप एक अच्छी नेशन की एक इकोनॉमी में बहुत अच्छे से एक इंटरप्राइज को एस्टेब्लिश किया हुआ और उसको आप चला रहे हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है। तो अब हम उसके बाद बात करते हैं सबसे पहले बूम की।
तो बूम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सपेंशन बोल रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट स्टेज रहती है हमारी प्रोस्पेरिटी की, जो हमारी खुशहाली रहती है, तो उसकी सबसे अच्छी स्टेज रहती है, क्योंकि हर एक नेशन यही चाहती है, उसकी जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि बूम की सिचुएशन आए, ठीक है, तो एक्सपेंशन हो, कितना एक्सपैंड हो जाए। तो एक्सपेंशन क्या चीज़ है, एक्सपेंशन वो चीज़ है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, रियल इनकम को ही कंज्यूम्ड कर रहे हैं, और जो रियल इनकम है वो ही आपकी प्रोड्यूस हो रही है, और जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो हाई है, मतलब सब लोगों को काम मिल रहा है, सब लोग बिल्कुल हाई लेवल पे हैं, हाई इनकम हो रही है, जो इनकम का स्टेटस है वो भी अच्छा है, जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी हाई हो रही है, तो सब कुछ बेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो आप एज अ एंटरप्रेन्योर भी यही सोचेंगे कि हाँ भाई, जो मैंने इंटरप्राइज सेट करी है उसमें क्या हो, मेरे को मैं प्रोडक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, मेरी इनकम भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, मुझे प्रॉफिट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो इकॉनमी है, जिस भी नेशन की इकॉनमी है उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट रहे, सभी लोग हैं सबको काम मिले, उनकी मर्जी से काम मिले, फुल एम्प्लॉयमेंट रहे, और जो प्राइजेस हैं वो भी कहीं ना कहीं हाई रहे, ठीक है। तो उसके बाद अगर प्राइजेस हाई रहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट रहने वाली है, इनकम अच्छी हो रही है, देन क्या है, जो वेजेस हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, या जो रेंट हैं या टैक्सेस हैं, वो भी क्या होंगे, वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होंगे। तो पूरा कुल मिला के देखा जाए तो सभी चीज़ जो है इंक्रीज हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो प्रोडक्टिव है या आपके स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ हैं वो सारी क्या कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं, आप जो एक्सपेंशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग बूम की सिचुएशन कह रहे हैं, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली जब तक जहां तक आप प्रोडक्शन कर सकते हैं उतनी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं इकोनॉमी में, ठीक है। तो इकोनॉमी में आप उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, और आप हाईएस्ट लेवल तक प्रोडक्शन कर रहे हैं, कि भाई इसके बाद तो देखा जाएगा जो होगा, तो जितना हम कर सकते हैं उतनी हम लोग प्रोडक्शन कर लें, ठीक है। तो अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है भाई, तो बूम की सिचुएशन ही रहने दो इकोनॉमी में, हमें क्या जरूरत है बूम से फिर नीचे आने की। तो पीछे वाले अगर आप देखें तो ये रहा आपका बूम, तो बूम में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, पीक आ गई, हाईएस्ट पोजीशन आ गई, हाईएस्ट प्रोडक्शन होगी। तो अब उसके बाद क्या हो रहा है, रिसेशन आ रहा है। अब ये रिसेशन क्यों आया, रिसेशन क्यों आया, तो रिसेशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर वेजेस हाई हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, आपको रेंट ज्यादा पे करना पड़ रहा है, टैक्सेस आपको ज्यादा पे करने हैं, तो एक सिचुएशन तक आते आते क्या हो जाएगा, आप पेमेंट तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, रेंट भी पे कर रहे हैं, टैक्सेस भी पे कर रहे हैं, और आप हाईएस्ट लेवल तक भी पहुंच चुके हैं। दैट मीन मार्केट में जितनी डिमांड है आप उससे ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं। तो अभी एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा कि अगर हाई प्राइजेस रखे हुए हैं तो देन लोग क्या करेंगे, जितनी उनकी इनकम है वो तो उसके अकॉर्डिंग ही परचेज करेंगे, और कहीं ना कहीं आप पेमेंट कर रहे हैं चीजों की, एंड दूसरी तरफ आपकी जितनी सप्लाई आपने की हुई है उतनी डिमांड नहीं है, उतना आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, आप जितने आपने प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया हुआ है तो उतने में रहने देंगे, उसके बाद अगर नए प्रोजेक्ट्स में आप लगा रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर लगाएंगे, ठीक है ना। और कुछ ही ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें आप पैसा लगाएंगे, और मेनली आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, जहां पे आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई मार्केट में इस चीज़ की डिमांड है और लोग इसको परचेज करेंगे, एंड इसकी वजह से हमारी क्या होगी, इन्वेस्टमेंट से हमें जो रिटर्न्स हैं वो मैक्सिमम मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। अब जिनमें आपने इन्वेस्टमेंट पहले से कर रखा था लेकिन मार्केट में जिनका रिस्पॉन्ड ही नहीं है, देन उसमें क्या होगा, अभी कुछ इंटरप्राइजेस ऐसी रहेंगी जो इस सिचुएशन में आके क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। क्यों बंद हो रही हैं भाई वो, क्योंकि उन्होंने सप्लाई तो ज्यादा कर दी लेकिन मार्केट में अभी डिमांड नहीं है उस चीज की, तो वो आगे प्रोडक्शन करके भी क्या करेंगे, तो आगे अगर प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, फ्री बैठेंगे, फ्री भी नहीं बैठ सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, जितनी उन्होंने लेबर लगा रखी है उसको, लेबर को या तो वो कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, या फिर क्या कहेंगे कि भाई जितना हम आपको पे कर रहे थे उतना हम आपको नहीं पे कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, होगी या नहीं होगी। देन उसके बाद क्या होगी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहती है एक साइड पे, अगर उनकी हम वेजेस कम कर देते हैं तो जिसकी वजह से क्या होगी, जो पीपल हैं उनकी इनकम भी लो हो जाएगी,
फॉल हो जाएगी। पहले ज़्यादा मिल रहा था, अब कम मिल रहा है। एंड मार्केट में क्या कर रहे हैं, हमने सप्लाई तो कर दी है, तो हमने तो प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाई रखे हुए हैं। देन उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड जो कम हो रही है, क्योंकि अभी क्या था, लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है। ठीक है, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो अपनी डिमांड को भी कंट्रोल में करेंगे। पहली जितनी डिमांड कर रहे थे उससे वो कम कर रहे हैं, एंड जो प्राइजेस है वो तो हाई है। देन उसके बाद एक एंटरप्रेन्योर के पास क्या ऑप्शन बचता है, क्या अल्टरनेटिव है उसके पास? उसके पास अल्टरनेटिव ये है कि वो प्राइजेस को कम कर दे। यही करेगा ना, क्योंकि मार्केट में डिमांड कम है। अब जितनी डिमांड है, अगर उसको अचीव करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जितना भी अभी स्टॉक अवेलेबल है, जितनी भी उसकी सप्लाई है, उसके लिए उसको प्राइजेस को अपने को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्राइजेस को रिड्यूस करता है, दैट मीन क्या हो जाएगा, जो जितनी भी उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है कहीं ना कहीं वो डाउन होती जाएंगी। तो कौन कौन सी उसकी एक्टिविटीज थी, उसकी जैसे डिमांड तो हमने पहले ही बताया आपको कि वो लो हो चुकी है, इनकम भी उसकी वजह से कम हो चुकी है, आउटपुट भी अब वो आगे प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है, एंड जो प्राइजेस हैं वो भी उसके डाउन हो गए हैं, जो वेजेस वो पे कर रहा है वो भी कम हो गए हैं। अगर वेजेस कम पे कर रहा है, मार्केट में प्राइजेस उसने कम कर दिए, उसकी इनकम कम है, जब इनकम ही कम है तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली ही उसके कम हो जाएंगे, और बहुत सी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ये सारी सिचुएशन को हम क्या बोल रहे हैं, रिसेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये रिसेशन कब आया, हमारा बूम के बाद आया। जैसा कि डायग्राम में हमने देखा था कि हमारी जो बूम की सिचुएशन है उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, रिसेशन आ जाता है, जिसमें क्या हो जाता है कि हमें डिमांड को देखते हुए हमारे प्राइजेस को कम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी सप्लाई ज़्यादा रहती है और हमारी डिमांड कम हो जाती है, लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट है उससे हम लोग डाउन होना शुरू हो जाते हैं, डाउन होना शुरू हो जाता है, और जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं खो जाती है हमारी। ठीक है, लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। एंड अब उसके बाद क्या होगा, आपको क्या लगता है कि ये रिसेशन एक बार आ गया तो इसको कंट्रोल करना इजी है? एक बार अगर डाउन हो रहे हैं प्राइजेस, लोगों की इनकम कम हो रही है, तो क्या आप एकदम से इसको स्टॉप कर सकते हैं? नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, कि वो रिसेशन का जो पीरियड चल रहा है उसको एकदम से स्टॉप करे। तो ये धीरे 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 आप इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। देन अभी हम थोड़ी सी डिप्रेशन की कंडीशन देख लेते हैं। तो डिप्रेशन नॉर्मली वर्ड अगर आप लेके चलेंगे अपने माइंड में तो सेम उसी से ही रिलेट हो रहा है, ये इसको कंट्रेक्शन के नेम से भी जान रहे हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि हमने जैसे रिसेशन में बात की थी, हमारे जो प्राइसेस हैं वो डाउन जा रहे हैं। ठीक है, तो डाउन किस हद तक डाउन जा रहे हैं कि जितना हम लोगों ने प्रोडक्शन किया था, जितना हमने माल बनाया था, जितना हमारा आउटपुट तैयार हुआ था, उसको हम लोग कम प्राइजेस पे बेच रहे हैं। तो एक सिचुएशन हमारी ऐसी आ जाती है जिसमें हमारा जो हमारी आउटपुट है, मतलब जितना हमें बनाने में पैसा लगाया था उससे ज़्यादा पैसा हमें रॉ मटेरियल के लिए पे करना पड़ रहा है। यानी जो हमारी रॉ मटेरियल की प्राइजेस हैं वो हमारी ज़्यादा हो जाती है, जबकि हमारी जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उसकी जो वैल्यू है वो हाई है। ठीक है, तो प्राइजेस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मोर देन द प्राइजेस ऑफ फिनिश गुड्स। तो अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो हमारा लेवल है आउटपुट का और जो हमारा इनकम है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट तो हो ही नहीं रही है, काफ़ी ज़्यादा लो है, हम लोग प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हैं, आउटपुट फिनिश गुड्स ही नहीं तैयार हो रही हैं। एंड हम करके भी क्या करेंगे, और जो लोग हैं वो हम लोग निकाल रहे हैं, या जो एम्प्लॉयमेंट है हमारी उसको हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ रही है। एंड जो डिमांड है वो और ज़्यादा कम हो रही है क्योंकि लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। ठीक है, तो लोग गुड्स के लिए कहाँ से डिमांड करेंगे जब उनके पास कोई इनकम का सोर्स ही नहीं है। देन ओवरऑल जो देखा जाए, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो गया, डिक्लाइन हो गई है। इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी जब डिमांड नहीं है, जब कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की होगी। तो देखा जाए तो रिसेशन से भी ज़्यादा बुरी हालत हमारी डिप्रेशन में हो जाती है, जहाँ पर हमारा जो प्राइस लेवल है वो ना के बराबर हो जाता है, प्रॉफिट कुछ भी नहीं होता, वेजेस है बहुत कम हो जाती हैं, और बहुत तेज़ी से जो होते हैं, जो हमारा एक सिचुएशन है बूम में जिसमें हमने सेट किया था, धीरे 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 उससे हम बहुत ज़्यादा डाउन आ जाते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, हमारे डिप्रेशन के फेस में आकर क्या हो जाता है, जो एंटरप्रेन्योर है
एंटरप्रेन्योर है उसके पास इतना बजट भी नहीं रहता कि वो अपनी मशीन्स है या जो भी उसकी कैपिटल गुड्स है उसको वो रिप्लेस कर चुके। तो यहाँ पे हमने आपको एक एंटरप्रेन्योर बनाया था जिसमें आपने क्या है, एक इंडस्ट्री लगाई हुई है या एक फैक्ट्री लगाई हुई है जिसमें आप कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आप जो है मशीनरी का यूज कर रहे हैं। तो अभी आपने क्या कर दिया था, आपने प्रोडक्शन को बहुत कम कर दिया था, बहुत ज्यादा कम कर दिया था। एंड बहुत जो आपके एम्प्लॉयड थे उनको आपने अपनी जो जगह है वहां से रिमूव कर दिया था, कम रह गई थी आपकी जो लेबर है। एंड देन उसके बाद क्या है, आपको मशीनरी तो चेंज करनी पड़ेगी ना टाइम टू टाइम। कुछ टाइम के बाद जो भी आपने मशीनरी सेटअप की हुई है, जो भी आपने कैपिटल गुड्स लगाई हुई है, उसको रिप्लेस तो करना पड़ेगा। लेकिन डिप्रेशन में क्या हालात रह जाते हैं कि आपके पास इतना भी पावर नहीं रहता कि आप उनको मशीन्स को रिप्लेस कर सके या फिर आप उसको न्यू परचेज कर सके। तो अभी डिप्रेशन की वो हालात जिसमें आपका क्या हो रहा है, सब कुछ रिसेशन से बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, इनकम बहुत लो है, आउटपुट का लेवल लो है, कंज्यूमर की डिमांड नहीं है, इन्वेस्टमेंट टोटली डिक्लाइन हो चुका है, प्रॉफिट्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उसमें अब क्या किया जाए? तो अब फ्री तो नहीं बैठ सकते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। तो अभी क्या करेगा, तो हमारा जो एंटरप्रेन्योर है वो अपना थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेगा। एंड स्मार्ट वर्क करके वो क्या करेगा, जो भी करेगा उससे क्या होगी, रिकवरी होगी। तो जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, हमने क्या बात की थी कि भाई अब जब हमारा डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है, बहुत उदास हो लिया, बहुत दुखी हो लिया, अब इसके बाद कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो भी करेंगे, डाउन पहुंच चुके हैं, डाउन से अब ऊपर ही जाना है। तो अब वो ऊपर कैसे जाएगा, वो रिकवरी की फॉर्म में जाएगा। तो हम अब बात करेंगे हमारी रिकवरी की। तो अब हमारा जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करेगा, तो उसकी ये जिम्मेवारी है, ये ऑब्लिगेशन है कि वो अपनी जो भी ओल्ड मशीनरी है या जो भी उसकी कैपिटल गुड है उसको रिप्लेस करे, या तो नई लेके आए या फिर उसी में कोई मेंटेनेंस कराए। तो वो कैसे करेगा, वो बैंक से लोन लेगा, ठीक है, अपने क्रेडिट्स वो यूज करेगा। इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट रहती है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है अपनी इकोनॉमी को सेटअप करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए। तो वो अपनी इकोनॉमी को कैसे सेटअप करती है, कैसे उसको सही करती है, कैसे उसकी रिकवरी करती है, थ्रू जीडीपी। तो अब ये जीडीपी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइड इन अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। तो इसको इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च करती है। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च कर सकती है, दो तीन एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। जैसे वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट लगा सकती है कि रोड्स बनाने के लिए या डैम्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने हैं, या कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी लानी है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को वो लॉन्च कर देती है जिसमें क्या चाहिए, हमें एंटरप्रेन्योर चाहिए एंड उसकी पूरी टीम चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो एंटरप्रेन्योर है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा वे मिल जाता है। एंड साथ में क्या होगा कि उसकी जो टीम रहेगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में आ जाएगी। कहीं ना कहीं हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे। एंड रोड्स बनाने में, डैम्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में हमें क्या चाहिए, हमें रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल हम जहाँ से परचेज करेंगे, बदले में उनको क्या कर रहे हैं, उनको पेमेंट कर रहे हैं, और वो पेमेंट उनके लिए क्या होगी, इनकम होगी। ठीक है। तो ये अब जो सर्कल है, अब ध्यान से अगर सोच कर देखे तो एक साइड पे क्या हो रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट पीपल हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, बदले में उनको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, तो उनकी इनकम जनरेट होगी। और दूसरी साइड पे जो हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को वर्क करने के लिए जो भी हमें चाहिए, रॉ मटेरियल की फॉर्म में चाहिए या हमें किसी और फॉर्म में रिसोर्सेज चाहिए, तो उस रिसोर्सेज को हम जहाँ से ले रहे हैं उनको बदले में हम लोग कुछ पे कर रहे हैं। तो ऐसे उनकी इनकम हो रही है। जब उनके हाथ में इनकम होगी, देन वो क्या करेंगे, वो सभी गुड्स के लिए डिमांड करेंगे जो मार्केट में कहीं ना कहीं खो गई थी या जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं थी। देन उसके बाद क्या होगा कि जो और अलग अलग फील्ड्स में लगे हुए हमारे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने एंटरप्राइजेस सेटअप की हुई थी एंड जो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं थी,
तो जब मार्केट में उसी सेम प्रोडक्ट के लिए डिमांड होगी तो वो क्या करेंगे, अभी बैंक से क्या लेंगे, लोन्स लेंगे। लोन्स क्यों ले रहे हैं, ताकि वो क्या कर सके, और जो भी प्रोडक्शन करनी है, जिसकी मार्केट में डिमांड है, वो उसकी प्रोडक्शन कर सके। एंड इसके केस में क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और जिससे इनकम जनरेट होगी एंड आउटपुट हमारा बन रहा है एंड लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और दोबारा से क्या हो रहा है, मार्केट में डिमांड वापस आ रही है गुड्स को लेके, है ना। एंड देन क्या होगा, धीरे धीरे जो हमारे प्राइजेस डाउन हो रहे थे वो प्राइजेस दोबारा से बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे एंड जो हमारी डिमांड्स रहती है बैंक लोन के लिए वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल कुल मिला के क्या हो रहा है, हमारी रिकवरी हो रही है। तो अभी अगर मैं फेसेस को समझाने की कोशिश करूं एक सिंगल डायग्राम के थ्रू तो आपको इजीली समझ आएगा। तो आपको ये डायग्राम कहाँ से स्टार्ट करनी है, ये बूम से स्टार्ट करनी है कि जहां पर हम लोग क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में है एंड वहां से हम क्या कर रहे हैं, हाई प्राइजेस रख रहे हैं, हाई आउटपुट है, हाई डिमांड है और हाईएस्ट प्रोडक्शन लेवल तक हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। देन उसके बाद क्या हो रहा है कि लोगों की इनकम रिड्यूस हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी एंड आउटपुट रिड्यूस हो रहा है, प्राइजेस फिर कम करने पड़ रहे हैं। प्राइजेस कई बार इतने कम करने पड़ जाते हैं कि जितनी हमने कॉस्ट लगाई होती है उससे हमारे ज़्यादा हमें खर्चा करना पड़ जाता है। देन उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ इंटरप्राइजेस बंद हो जाती हैं, कुछ इंटरप्राइजेस अपने प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देती हैं एंड जब इंटरप्राइज बंद हो जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि लोगों के पास तो बिल्कुल ही काम नहीं रहा और वो डिप्रेशन की कंडीशन में पहुंच जाते हैं, जहां पर प्राइजेस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं, आउटपुट बहुत ज़्यादा कम है, लोगों के पास कोई काम नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है, कोई डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के सब कुछ बुरा ही बुरा होता है, बैड रेट सिचुएशन चल रही होती है। देन उसके बाद हम लोग टोटली नेगेटिव पॉइंट पर जाते हैं और वहां पर हम क्या करते हैं, रिकवरी के लिए सोचते हैं, क्योंकि इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब जो होगा सब अच्छा ही होगा। तो अब रिकवरी करनी स्टार्ट करिए। तो रिकवरी में धीरे धीरे क्या होगा कि गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, अपनी जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए सोचा है एंड उन प्रोजेक्ट्स के थ्रू क्या हो रहा है, जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं अपनी टीम के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलती है और जहां जहां से वो अपने रिसोर्सेज लेते हैं प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, वो सब लोगों की इनकम जनरेट होती है और जिससे मार्केट में डिमांड दोबारा से आ जाती है एंड जो बैंक्स हैं वो अपने लोन्स के थ्रू जीडीपी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं और धीरे धीरे रिकवरी होती है और रिकवरी कहाँ पहुंच जाती है, हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पर पहुंच जाती है और फिर से हम लोग बूम के प्रोसेस में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ये जो हमारा ट्रेड साइकिल है ये चलता रहता है। तो ये डिपेंड करता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी पॉलिसी पे या उसकी इकोनॉमी पे कि ये जो हमारा सर्कल है वो कितने पीरियड्स तक चल रहा है, कितने पीरियड के बाद वो दोबारा रिपीट हो रहा है। तो अगर वो 2 से 5 सालों में हो रहा है तो वो माइनर सर्कल कहलाएगा, अगर 8 से 12 सालों में हो रहा है तो मेजर सर्कल होगा, अगर वो 60 से 70 साल के बाद रिपीट हो रहा है तो वो वेरी लॉन्ग सर्कल कहलाएगा। तो आई होप सो आप सबको वीडियो समझ आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वीडियो।